बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। 864 एएनएम पहाड़ी क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देंगे। एएनएम को नियुक्ति पत्र दिए गए। पहाड़ी क्षेत्रों में सेवा देने के साथ ही तबादलों पर भी रोक लगाई गई। 300 डॉक्टरों की अप्रैल के पहले हफ्ते में ही नियुक्ति होगी। बॉन्ड तोड़ने वाले डॉक्टरों पर सरकार बड़ा एक्शन लेगी, ये भी साफ कर दिया गया है। बॉन्ड तोड़ने पर भारी 1 करोड़ की धनराशि यहाँ पर भरनी होगी। जुर्माना भी लगाया जाएगा अगर किसी ने भी बॉन्ड तोड़ा। बॉन्ड तोड़ने वाले डॉक्टरों पर जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार की तरफ से बड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो अब 300 डॉक्टरों की अप्रैल के पहले हफ्ते में नियुक्ति होने जा रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में सेवा देने के साथ ही तबादलों पर भी यहाँ रोक लगा दी गई। एएनएम को नियुक्ति पत्र दे दिए गए हैं। 864 एएनएम पहाड़ी क्षेत्रों में अपनी सेवाएं अब देने जा रही हैं। इससे ये बड़ा कदम माना जा रहा है उत्तराखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने के और एक बड़ा कदम ये। अब पहाड़ी क्षेत्रों में भी जिस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के लोग जूझते रहते थे, इससे अब उन्हें मुक्ति मिलने जा रही है। 864 एएनएम पहाड़ी क्षेत्रों में भी अपनी सेवाएं अब देने जा रही हैं। एएनएम को नियुक्ति पत्र दे दिए गए हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में सेवा देने के साथ ही तबादलों पर रोक लगा दी गई है। तकरीबन 300 डॉक्टरों की अप्रैल के पहले हफ्ते में ये नियुक्ति होगी। तो उत्तराखंड के पहाड़ों पर जिस तरीके से डॉक्टर्स की कमी देखी जाती है और अब तक देखा गया है कि डॉक्टर्स वहां पर अपनी सेवाएं देने के लिए पहुंचते ही नहीं थे, ऐसे में अब उनसे बॉन्ड कराया जाएगा और अगर बॉन्ड को तोड़ा गया डॉक्टरों की तरफ से तो सरकार इस पर बड़ा एक्शन भी लेने जा रही है। 1 करोड़ की धनराशि भरनी होगी डॉक्टर्स को बॉन्ड तोड़ने पर। 300 डॉक्टर की अप्रैल के पहले हफ्ते में नियुक्ति होगी। पंजाब के खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल के फरार होने के बाद उत्तराखंड में भी अलर्ट है। आशंका है कि अमृतपाल उत्तराखंड के रास्ते नेपाल भाग सकता है, इसलिए नेपाल बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। उधम सिंह नगर जिले से लगने वाले सभी बॉर्डर्स पर पुलिस ने मुस्तैदी बढ़ा दी है। इसके साथ ही उधम सिंह नगर और हरिद्वार में पुलिस ने चेकिंग शुरू कर दी है। तस्वीरें भी इसके सामने आ रही है। चेकिंग अभियान पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा है। पंजाब के खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल के फरार होने के बाद उत्तराखंड में अलर्ट है। उधम सिंह नगर हमेशा ऐतिहासिक रूप से बहुत संवेदनशील रहा है, इसीलिए हमारा ये अमृतपाल वाला जो क्राइसिस चल रहा है, इसके चलते हमारा काशीपुर, कुंडा, जसपुर, बाजपुर, गदरपुर, नानकमत्ता और सितारगंज एरिया में वेरी हाई अलर्ट हमने साउंड किया है। वैसे संपूर्ण जनपद में हाई अलर्ट है। जो नॉर्मल है हमारा उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार, यहाँ पे ज़्यादातर केसेस। कितने लोगों ने कुछ हमारी उधम सिंह नगर और जो बाकी थोड़ा बहुत इधर अपने हरिद्वार यहाँ का अलर्ट किया हुआ, खास करके उधम सिंह नगर में हमारी मॉनिटरिंग। वैसे ऐसा है ना कि कोई किसी ने जाने में कुछ कमेंट कर रहा है उस पर, फिर उन लोगों को काउंसलिंग हो रही है, भाई ये यहाँ पे जो करे वो गलत है, काउंसलिंग हो रही है। जब ज़्यादा परसिस्टेंट हमको लगा कि इस पर काफ़ी हमको काम करना है तो फिर उनको खिलाफ फिर कार्रवाई भी की जाएगी। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ रवि कैंतुरा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, अमृतपाल के फरार होने के बाद उत्तराखंड में अलर्ट जारी कर दिया गया है, कैसे चौकसी बढ़ा दी गई है, क्या आप देख रहे हैं? बिल्कुल सोनिका, देखिए अमृतपाल जिस तरीके से फरार हुआ है और लगातार उसकी तलाश की जा रही है, तो ये माना जा रहा है कि हो सकता है वो उत्तराखंड में हो, क्योंकि उधम सिंह नगर जिले में भी खालिस्तान के समर्थन में कई पोस्टें आई थी, उसमें गिरफ्तारी भी हुई है और यही वजह है कि उधम सिंह नगर जिला और उसके आसपास के इलाकों में पूरी तरीके से अलर्ट कर दिया गया है। अभी ये जानकारी मिल रही है कि वो उत्तराखंड के रास्ते से नेपाल भागने की फिराक में है, ऐसे में पुलिस ने अपनी चौकसी बढ़ा दी है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो जो सोशल मीडिया पर खालिस्तान के समर्थन में कोई भी पोस्ट अगर होती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस पर पूरी तरीके से पुलिस, उत्तराखंड पुलिस नजर बनाई हुई है। एक और चीज इसमें है कि अमृतपाल के जिस तरीके से कुछ ऐसे फोटोज वायरल हुई हैं जहां पर वो एक बाइक पर बैठा हुआ है या फिर कहीं से निकल रहा है, तो उनके जो स्केचेस हैं, जो फोटोज हैं, उनको भी जारी किया गया है ताकि अगर किसी को ऐसा सुराग मिलता है तो वो पुलिस को हेल्प कर सके। तो कुल मिलाकर अगर उत्तराखंड में देखा जाए तो उधम सिंह नगर जिले को सबसे संवेदनशील इस वजह से माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी इस तरीके से देखा गया है कि खालिस्तान के समर्थन में कई बार पोस्टें वायरल यहाँ से भी हुई हैं और उस पर पहले भी कार्रवाई हुई है। और इस वक्त ये एक अमृतपाल क्या उधम सिंह नगर में है, क्या उसके, क्योंकि उसके समर्थक जो है खालिस्तान के समर्थन वहाँ पर भी हुआ है, ऐसे में वहाँ पर क्या वो हो सकता है, या फिर उत्तराखंड के रास्ते से जिस तरीके से नेपाल भागने की जो खबरें सामने आ रही हैं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो पुलिस ने पूरी तरीके से चौकसी बनाई हुई है। उधम सिंह नगर जिले के अलावा अगर बात करें तो हरिद्वार और देहरादून में भी नजर है कि क्या यहाँ पर ये भी समझाइएगा कि चौकसी बढ़ा दी गई है ताकि कहीं नेपाल ना भाग जाए इसको लेकर के। तो क्या, क्योंकि उत्तराखंड है, यूपी भी साथ में लगते हैं, क्या यूपी के अधिकारियों से भी कोई बातचीत इसको लेकर हो रही है क्या?
जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश इसकी जो सीमाएं हैं, यहाँ पर जो पुलिस अधिकारी हैं, जब भी इस तरीके के मसले आते हैं तो आपस में कोऑर्डिनेशन होता है। इस बार भी ऐसा ही है कि जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं उनके द्वारा उनसे लगातार बातचीत की जा रही है कि इस तरीके का कोई भी सुराग अगर होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सीमा में वो जा सकते हैं या वहाँ से जो है इधर आ सकता है, तो ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोनों ही कोऑर्डिनेशन है जिसमें कि देखा जा रहा है। लेकिन अभी तक क्योंकि उधम सिंह नगर जिले को इस वजह से संवेदनशील माना गया है क्योंकि यहाँ पर खालिस्तान का समर्थन पहले भी होता रहा है। इसी को देखते हुए भी हमने देखा कि इतना बवाल जो है पंजाब में हुआ और उसके बाद एक समर्थन में पोस्ट जो है उधम सिंह नगर जिले से आती है जिसमें गिरफ्तारी भी कर ली गई है। तो पूरी तरीके से पुलिस पूरी मुस्तैद है और दोनों जो आपने राज्यों की बात की है उसमें भी एक कोऑर्डिनेशन है जिसमें दोनों एक साथ मिलकर जो है इस पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। इस खबर पर आप भी नजर बना के रखिएगा। रवि, आपसे अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे रुख करते हैं। नैनीताल के आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान यानी एरीज ने अंतर्राष्ट्रीय तरल दर्पण दूरबीन का उद्घाटन कर दिया है। नैनीताल से भी सुपरनोवा से लेकर क्षुद्र ग्रहों का पता चल सकेगा। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने एरीज के देवस्थल में स्थापित 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का वर्चुअल उद्घाटन किया। ILMT को हर रात सब उसके ऊपर से गुजरने वाली आकाश की पट्टी का सर्वेक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे ये सुपरनोवा गुरुत्वाकर्षण लेंस अंतरिक्ष के मलबे, क्षुद्र ग्रह जैसे आकाशीय स्रोतों का पता लगाने में सक्षम है। देवभूमि उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित एरीज देवस्थल परिसर में देश विदेश से पधारे सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। यह बहुत हर्ष की बात है कि खगोल विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थान एरीज उत्तराखंड में है। आज का दिन एरीज के वैज्ञानिकों, अभियंताओं और शोधकर्ताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एरीज के देवस्थल परिसर में एक और अंतर्राष्ट्रीय दूरबीन का शुभारंभ होने जा रहा है। एरीज ने इस बात को साक्षात कर दिखाया है कि यदि ठान लिया जाए तो दूरस्थ क्षेत्र में भी एक विश्वसनीय तकनीकी सहायता से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की दूरबीन स्थापित की जा सकती है। मैं नैनीताल का सांसद होने के नाते और भारत सरकार में मंत्री होने के नाते गर्व महसूस कर रहा हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में एक ऐसी परियोजना मूर्त रूप ले चुकी है जिस पर पूरे देश को नाज है। उत्तराखंड में पिछले 2 दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम के बदले मिजाज की 2 जगह की तस्वीरें सामने आई हैं, आपको दिखाने जा रहे हैं। बड़कोट में मां यमुना के मायके कहे जाने वाले खरसाली गांव में बर्फबारी हुई है। ये मां यमुना का शीतकालीन प्रवास है। बर्फबारी की वजह से पारा गिर गया है, जिस वजह से सर्दी भी बढ़ गई है। ये 2 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। उधर पिथौरागढ़ की ऊंचाई वाले इलाके में भी मौसम बदल गया है, जिस वजह से धुंध छा गई है। उच्च हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना भी जाहिर की गई है। ये तस्वीरें आप देखिए, बड़कोट और पिथौरागढ़ की ये तस्वीरें। 25 अप्रैल से 4 धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, मगर उससे पहले ही खराब मौसम ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। केदारनाथ धाम में पैदल मार्ग पर ग्लेशियर टूटकर आ गिरा, जिससे प्रशासन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रास्ता कटिंग किया हुआ रास्ता ये है और यहाँ से देखो बढ़ गया पहले से भी। 25 अप्रैल से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होने जा रही है, मगर उससे पहले ही मौसम प्रशासन की परीक्षा ले रहा है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर भैरव नाले के पास ग्लेशियर टूटकर रास्ते पर आ गिरा। पहले का इतना डाउन था, अभी तो ऊंचा हो गया ना। यहाँ से देखिए पूरा ये बहुत बड़ा हो गया है। देखिए इतना बड़ा बड़ा ढेर आके बैठा हुआ है। गोल गोल पूरा पत्थर से भी ज्यादा पत्थर आया हुआ आके बैठा हुआ है। ग्लेशियर टूटने से पैदल मार्ग का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसकी मरम्मत करने में समय लग सकता है। और यहाँ से देखो बढ़ गया पहले से भी। तो पहले तो नॉर्मल वाला था, अब तो ऊपर से आ गया ना, ये सकट वाला पूरा है। ये सब ऐसे समय में हुआ है जबकि केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए जरूरी सामान पहुंचाने का काम चल रहा है। नाली बना के नीचे गया हुआ, यहाँ पे पूरा भर दिया। उधर केदारनाथ धाम में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से यात्रा की तैयारियां बाधित हो रही हैं। पिछले हफ्ते भर से केदारनाथ धाम में मौसम साफ होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार बर्फबारी से यात्रा की तैयारियां प्रभावित हो रही हैं। बर्फबारी की वजह से केदारनाथ धाम में दूसरे चरण के पुनर्निर्माण काम भी शुरू नहीं हो पा रहे हैं। निर्माण कार्य के लिए करीब 200 मजदूर केदारनाथ धाम पहुंचे थे,
मगर खराब मौसम के कारण उनमें से कुछ मजदूर फिर से नीचे लौट आए हैं। केदारनाथ मंदिर परिसर में 4 से 5 फीट बर्फ जमी हुई थी, जिसे मजदूरों ने साफ कर दिया था, लेकिन लगातार हो रही बर्फबारी के कारण मंदिर परिसर में फिर से बर्फ जम गई है। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा के दौरान रजिस्ट्रेशन और यात्रियों की संख्या सीमित करने पर तीर्थ पुरोहित नाराज है। इसी को लेकर चारधाम महापंचायत के तीर्थ पुरोहितों ने मुख्य सचिव को ज्ञापन दिया है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि सरकार ने चारधाम यात्रा में आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया है। इसके साथ ही स्थानीय लोगों को भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य की बाध्यता की गई है, जो सही नहीं है। इसके साथ ही पुरोहितों का यह भी कहना है कि चार धामों में यात्रियों की संख्या का निर्धारण करना ठीक नहीं है। और तीर्थाटन गतिविधि से जितने भी लोग हैं, कारोबारी हैं, होटल व्यवसायी हैं, व्यापार संघ से जुड़े लोग हैं, उन सब ने हमारे आह्वान पर जो है, जो चारधाम यात्रा के मुख्य पड़ाव हैं, जोशी मठ है, आपका उत्तरकाशी है, बड़कोट है, रुद्रप्रयाग है, ऊखी मठ है और हरिद्वार, सब जगह पे जो है हमने ज्ञापन प्रदर्शन किया और डीएम और संबंधित अधिकारियों के माध्यम से राज्य सरकार को 2 सूत्रीय हमने ज्ञापन प्रेषित किया है। हम स्वयं, हमारा एक प्रतिनिधिमंडल जो है चीफ सेक्रेटरी से मिला और हमने उनको 2 बिंदुओं का जो हमारा ज्ञापन है उसको सौंपा। और हमारी 2 मुख्य मांग ये है कि जो यात्रियों की संख्या सीमित की गई है, जैसे यमुनोत्री में 5,500, गंगोत्री में 9,000, केदारनाथ में 15,000 और बद्रीनाथ में 18,000 है, तो हमारा यह मानना है कि यह पूरी तरह से अव्यावहारिक है और सरकार को अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए, इसे वापस लेना चाहिए। गैरसैंण में हाल ही में धामी सरकार ने बजट सत्र करवाया है। सरकार कह रही है कि गैरसैंण के भविष्य उज्जवल है और यहां पर आने वाले समय में विकास के कई बड़े काम होंगे। मगर इस समय गैरसैंण की मौजूदा स्थिति क्या है, ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी। 3 साल बीत गए हैं जब त्रिवेंद्र रावत ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था, मगर सवाल यह है कि गैरसैंण में अब तक बदलाव कितना हुआ। एबीपी गंगा गैरसैंण की आवाम के बीच पहुंचा और इस बदलाव के बारे में जानने की कोशिश की है। गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बने हुए 3 साल का वक्त हो गया है। राजधानी बनने के बाद जो इस क्षेत्र का विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। तमाम ऐसे गांव हैं जहां पर मूलभूत सुविधाएं भी अभी तक नहीं पहुंच पाई हैं, सड़कें नहीं पहुंच पाई हैं, बेहतर शिक्षा नहीं है, बेहतर स्वास्थ्य नहीं है और पेयजल की सुविधा भी बहुत अच्छी तरह नहीं है। लोगों से बातचीत के बाद पता चला कि गैरसैंण के आसपास के सैकड़ों गाँव ऐसे हैं जहाँ अब भी सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। सर, हमारे गांव में कुछ भी सुविधा नहीं है। हमारे गांव में, हमारे गांव से तो यहाँ से तो बहुत ज़्यादा दूर है। यहाँ से जब से ये हुआ तो हमें ना 7-8 साल से हमें महिला दल में हमें कुछ भी नहीं मिला है। विधायक जी से हमें कुछ भी नहीं मिला है अभी तक। सड़क कनेक्टिविटी की सबसे बड़ी समस्या है। अभी भी लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलकर अपने गांव और घरों तक जाना पड़ता है। तो हमारे गांव में रोड नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि सर, जब हमारे गांव में बारिश होती तो बिल्कुल भी लाइट नहीं आती है। आम लोगों की राय जानने के बाद हमने इस बारे में जनप्रतिनिधियों से बात की। स्थानीय विधायक का कहना है कि विकास सतत प्रक्रिया है, इसलिए इस क्षेत्र में धीरे धीरे विकास के काम हो रहे हैं। हालांकि उनका ये भी मानना है कि राजधानी बनने के बाद इस क्षेत्र में जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। पेयजल लाइनें आज बिछ रही हैं, लेकिन सड़कों की कुछ जगह समस्याएं हैं। मेरी ध्यान में है, हम लोग उनके निराकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ स्वीकृतियाँ इसी माह हमको प्राप्त हो जाएंगी सड़कों की, और आने वाले समय में और भी जो भी आवश्यकता महसूस होगी, या मैं तो क्षेत्र में घूमता रहता हूँ, जाता रहता हूँ, जो भी जनता की तरफ से समस्याएं आएंगी उनके निराकरण का हम प्रयास करें। मगर सवाल यह है कि आखिरकार गैरसैंण में विकास के पहिए कब घूमेंगे। उत्तराखंड को अलग राज्य बने 22 साल हो चुके हैं। जब 22 साल से कुछ खास काम नहीं हुआ तो भविष्य में किसी अच्छे काम की उम्मीद कैसे की जा सकती है। ये बात भी साफ है कि गैरसैंण को उत्तराखंड के राजनीतिक दल अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं। पार्टियां गैरसैंण के नाम पर लोगों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती रही है। पहाड़ के लोगों का सपना रहा है कि उत्तराखंड की राजधानी पहाड़ में ही बने। इसी सपने को लिए 22 साल गुजर गए। लोगों को लगता है कि जब नेता पहाड़ में बैठकर सरकार चलाएंगे तो उन्हें लोगों की तकलीफों का एहसास और बेहतर तरीके से होगा। गैरसैंण में धामी सरकार ने बजट सत्र को तो कर दिया,
लेकिन हालात ऐसे हैं कि विधान भवन के 20-30 किलोमीटर के दायरे तक लोगों के रुकने, खाने पीने समेत दूसरी मूलभूत सुविधाएं नहीं दिखती हैं। अब ये देखना होगा कि यहाँ पर 3 साल बाद जो सुविधाएं नहीं पहुँच पाई हैं वो उन्हें आगे पहुँचने में कितना और वक्त लग जाता है। गैरसैंण से अपने सहयोगी मनवर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। उत्तराखंड में आबकारी नीति में संशोधन करने के बाद अब शराब के दामों में कमी आएगी। इसके साथ ही सरकार ने गोवंश संरक्षण, खेलकूद और महिला कल्याण के लिए 3 रुपए अतिरिक्त सेस की भी व्यवस्था की है, मगर कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि देवभूमि में सरकार शराब सस्ती कर रही है, वहीं खाने की चीजों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सूजी सस्ता करती तो हम सरकार को कहते कि बड़ी उपलब्धि है। सरकार अगर शराब के दाम सस्ता करके शराब की नदियां अगर गली गली, गांव गांव, कूचे कूचे पहुंचाना चाहती है तो ये सरकार को मुबारक है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि ये उत्तराखंड का दुर्भाग्य है। अगर देवभूमि में राशन सस्ता करने के बजाय सरकार शराब सस्ती कर रही है तो ये उत्तराखंड का जबरदस्त दुर्भाग्य। चाहे वो गौवंश के संरक्षण के संदर्भ में हो, चाहे वो महिला कल्याण के संदर्भ में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स को डेवलप करने के संदर्भ में कॉर्पोरेट फंड हो, ये तीनों ही के लिए जो है फंड की होने की आवश्यकता हमेशा से रहती है। और इस कॉर्पोरेट फंड के माध्यम से निश्चित रूप से तात्कालिक आवश्यकताएं उस समय पूर्ण की जा सकेंगी। चूँकि सामान्यतः यदि एक प्रस्ताव चलता है किसी भी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए तो वो बहुत लंबा समय लेता है उसको प्रोसेस होने में, पूर्ण होने में। तब तक आवश्यकता जो है अपना विकराल रूप भी ले चुकी होती है। पिथौरागढ़ जिले की गड्ढायुक्त सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की कवायद शुरू हो गई है। डीएम ने संबंधित विभागों को निर्देश दे दिए हैं इसके लिए कि इस पर जल्द ही काम शुरू हो जाना चाहिए। डीएम के निर्देश है कि सड़क निर्माण से जुड़े लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण निर्माण विभाग और पीएमजीएसवाई के अधिकारी इस पर तत्परता से काम करें। आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। नवरात्रि के मौके पर हल्द्वानी के मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है। श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए पहुंच रही हैं। अगले 9 दिन तक माता रानी की अलग अलग रूपों में पूजा की जाएगी। नवरात्रों को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। उधर हरिद्वार के चंडी देवी मंदिर में भी नवरात्रि के मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। नवरात्रि पर चंडी देवी मंदिर में पूजा अर्चना का विशेष महत्व है, इसलिए लोग नवरात्रि में मां के दर्शन करना नहीं भूलते। यहां पर एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।